बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, और उससे रेलिवेंट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था ना, वो बड़ा सिंपल सा था। बस हम लोगों ने इस सिनेरियोज को देखा था कि हमने कहा कि आपके पास पॉसिबल 4 सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहली चीज आपने ये डिसाइड करना है कि न्यू एसेट जो एक्सचेंज ऑफ एसेट में आप परचेज करने जा रहे हैं उसको किस वैल्यू पर हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। द फर्स्ट वन इज ओनली फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज गिवन। जब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ न्यू एसिड की फेयर वैल्यू गिवन हो, इट मींस दैट ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है। जब ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू नहीं है तो हम यूज भी नहीं कर सकते। अब भाई हमारी मजबूरी है कि जो चीज मौजूद है हम उसी को यूज कर लेंगे। तो न्यू एसिड अपनी ही फेयर वैल्यू के ऊपर चला जाएगा, उसको उसके ऊपर जाके हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। फिर दूसरी सिचुएशन हमारे पास आई कि भाई अगर हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड गिवन ना हो, इज नॉट गिवन, बट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड इज गिवन। हमने कहा दैट्स ग्रेट, हमें ओल्ड एसिड की ही फेयर वैल्यू चाहिए थी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा था कॉस्ट ऑफ एसिड को डिफाइन करते हुए कि कॉस्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। तो जो एसिड मैं देने के लिए जा रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू मौजूद है तो मैं उसी पे ही रिकॉर्ड करूंगा। तो ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड और माइनस कैश रिसीव। बात क्लियर? फिर हमें कहा गया कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड एसिड इज गिवन। कि अगर आपके पास, अब देखें, ऊपर वाली सिचुएशन में सिर्फ न्यू एसिड की थी वो यूज कर ली। फिर सेकंड सिचुएशन में फेयर वैल्यू थी ही ओल्ड एसिड की, वो यूज कर ली। अब कहते हैं अगर दोनों चीजें मौजूद हो तो प्रेफरेंस किसको दोगे? ओल्ड एसिड को जाके प्रेफरेंस देंगे। तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड एंड माइनस कैश रिसीव। द लास्ट वन, जब दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस माइनस कैश, कि हम लोगों ने WDV ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड और माइनस कैश रिसीव। इससे रेलिवेंट हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। 2 और 3 आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट थी। अब अगर आप लोग इन क्वेश्चन में देखते तो बहुत इजी से क्वेश्चन थे। जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी थी इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना था कि आप लोगों ने देखना था कि आप अकाउंटिंग किसकी करने जा रहे हो। अगर हम लोग ए लिमिटेड की बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं तो ए लिमिटेड का अपना एसेट इसके लिए ओल्ड एसेट कंसीडर होगा, और बी लिमिटेड वाला एसेट इसके लिए न्यू एसेट बनेगा। जबकि जब हम लोग बी लिमिटेड के अकाउंटेंट्स होंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे तो ए लिमिटेड वाला एसेट उसके लिए न्यू एसेट होगा और उसका अपना एसेट उसके लिए ओल्ड एसेट कंसीडर होगा। फिर आपको उन्होंने कॉस्ट के बारे में बता दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ ए लिमिटेड। सेम विद कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ बी लिमिटेड। तो अगर यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास एसेट गिवन अप एंड एसेट रिसीव्ड दोनों के फेयर वैल्यूज गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या कहा था? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड। तो ए लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड के एसिड की फेयर वैल्यू वो पिक करेंगे, जबकि बी लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड के एसिड्स की फेयर वैल्यू। ए लिमिटेड के लिए जब न्यू एसिड की वैल्यू को डिटरमिन करना होगा तो हम लोग करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप प्लस कैश पेड। तो इसके लिए न्यू एसिड कितने का बन जाएगा? 36,000 का बन जाएगा। जब बी लिमिटेड के लिए न्यू एसिड की बात करेंगे तो उसके लिए फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप
लेकिन बी लिमिटेड ने कैश पे नहीं किया, रिसीव किया। कितना? तो इसके लिए ये 12,000 लेस हो जाएगा। तो इसका न्यू एसिड कितने पे रिकॉर्ड होगा? 24,000 पे जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी ये बात पिक कर चुके हैं। अच्छा, तो ए लिमिटेड के लिए हमारे पास सोल्यूशन बनेगा कुछ इस तरह से। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। ए लिमिटेड और यहां पर आ जाएगा हमारे पास बी लिमिटेड। जी, अब क्या चीजें हम लोगों ने लिखनी होती हैं? सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ एसिड है तो हमें पता है न्यू एसिड आ रहा है, तो एसिड अकाउंट को डेबिट कर दो। फिर ओल्ड एसिड जा रहा है तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद देखो ए लिमिटेड कैश पे कर रहा है या रिसीव कर रहा है? पे कर रहा है, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर आप ये वाली लाइन छोड़ दो, ये बैलेंसिंग वैल्यू, क्योंकि डेबिट अब और कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपने ना थर्ड लाइन छोड़ देनी है। ये आएगी बैलेंसिंग वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब चाहे ये डेबिट साइड पे हो जाए चाहे क्रेडिट साइड पे हो जाए। फिर आप यहां पर आकर लिखोगे अपने पास अपना ओल्ड एसिड, एसिड अकाउंट, इसकी कॉस्ट, साथ में कैश जो आपने पे किया। अब देखें, जो एसिड आप देने जा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो यहां पर आप लिखोगे 50,000। जो एसिड देने जा रहे हो उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है, यहां पर आ गए आपके पास 30,000। उसके बाद आपने कैश कितना पे किया, तो यहां आएगा आपके पास। ये चीज आपने जरा कैलकुलेट करनी होती है कि न्यू एसिड की वैल्यू क्या आएगी। तो न्यू एसिड की वैल्यू आपके पास किस तरह से बनेगी, फेयर वैल्यू ऑफ, और वो कितनी है हमारे पास 24,000 प्लस 12,000। यहां से बनी हमारे पास वैल्यू 36,000। अब देखें बैलेंसिंग वैल्यू, यहां पर डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, तो बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी साइड पे जाएगी? तो भाई ये इस लाइन पर इधर लिख लो 4,000। प्रॉफिट और लॉस कौन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट होगा तो किस चीज को डिनोट करेगा? गेन। और आपकी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। एक्सचेंज ऑफ एसेट। जी, किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, अगर बी लिमिटेड के पास हो तो फिर बी लिमिटेड ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि उसके पास भी एक न्यू एसिड आया तो उसने अपने एसिड अकाउंट को डेबिट करना है। ओल्ड एसिड दे रहा है तो उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट करेगा। साथ में अमाउंट रिसीव की तो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ देगा बैलेंसिंग वैल्यू के लिए कि उसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अपने ओल्ड एसिड को रिकॉर्ड करेगा एसिड अकाउंट। अच्छा, अब इसके लिए जो एसिड गिवन अप है उसकी कॉस्ट, तो आप लोगों ने यहां पर लिखना है 60,000। जी, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये 32,000 आ गया। कैश कितना रिसीव किया इसने? 12,000। अब हमने देखना है कि न्यू एसिड की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पर करेगा। फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप 36,000 माइनस कैश रिसीव्ड 12,000, द वैल्यू इज 24,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल है 60 और डेबिट साइड का टोटल हमारे पास बन रहा है 68। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर और डिनोट करेगा। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें मिस्टर ए को 4,000 का गेन हुआ और मिस्टर बी को 8,000 का गेन हो गया। इसकी नरेशन भी हमारे पास आ जाएगी।
एक्सचेंज ऑफ एसिड। और ये चीजें मस्ट है आप लोगों के लिए लिखना। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपनी अकाउंटिंग को भी वैसे ही रखें कि वाकई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ख्वाहिश रखता है। आप लोग जब सर के ऊपर से चीजें गुजारते हो ना, तो उसे भी पता चल जाता है भाई इसके लिए अकाउंटेंट बनना ना बनना एक ही बात है, तो आपका पेपर वापसी आ जाता है। तो उसे अपने अंदर की तड़प शो करो कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्लियर? अदरवाइज उसे भी पता चल जाता है आपका पेपर देखकर कि आपके अंदर कितनी तड़प है और आपको पास करना है या फेल करना। तो जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि भाई मैं पास होने के लिए आया हूं, तब तक वो पास नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हर सिनेरियो को कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। इधर देखें तो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज बतानी है इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड। क्या कहते हैं? एम लिमिटेड एक्सचेंज इट्स प्लांट विद द प्लांट ऑफ एन लिमिटेड। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर प्लांट ऑफ एम एंड एन लिमिटेड। कॉस्ट गिवन, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन गिवन, दोनों के साथ सेम सिचुएशन। कोई फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन बन रहा था, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। हमने वर्किंग करनी है एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड। अच्छा, अब अगर इधर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो सिर्फ क्या कुछ हुआ कि एक तो न्यू प्लांट हम लोगों ने एक्वायर किया। अब हम लोग एम लिमिटेड है, एक तो न्यू प्लांट हम लोगों ने एक्वायर किया, तो प्लांट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ओल्ड प्लांट हम लोग दे भी रहे हैं, तो इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। और न्यू ओल्ड प्लांट अपनी कॉस्ट के साथ क्रेडिट हो जाएगा। कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई फेयर वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो उसी टाइम पे माइंड को क्लिक करना था कि भाई बैलेंसिंग वैल्यू नहीं आने वाली। कि जब हम लोग WDV के ऊपर अपने न्यू एसिड को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉफिट या गेन नहीं होता, तो कोई भी लाइन इधर से स्किप करने की जरूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए एम लिमिटेड का जो प्लांट था उसकी वैल्यू क्या थी और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यहां पर आ गया आपके पास 80,000। यहां पर आ गया, तो जो एसिड आप दे रहे हैं आपकी बुक्स में वो कितने का है? 44,000 का। तो आप लोगों ने कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं थी, अगर कैश होता तो हम लोग उसको शामिल कर लेते, नहीं है। तो जो न्यू प्लांट आपके पास आ रहा है वो बेसिकली रिकॉर्ड होगा आपकी बुक्स में 44,000 का, और आपको किसी किस्म का कोई गेन या लॉस फेस नहीं करना पड़ा। एक्सचेंज ऑफ एसेट। हाँ जी, अनलिमिटेड के लिए भी कुछ ऐसा ही करना था आप लोगों ने। यही 3 चीजें अनलिमिटेड के लिए रिकॉर्ड करते हैं। प्लांट को डेबिट करते हैं न्यू प्लांट की कॉस्ट के साथ, ओल्ड प्लांट की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हो गई, और प्लांट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड। अब अनलिमिटेड के लिए ओल्ड एसिड की कॉस्ट 100,000 और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 100,000, यहां पर 46,000। तो WDV क्या है हमारे एसिड की? वही हमारे न्यू एसिड की कॉस्ट बन जाएगी। एक्सचेंज ऑफ एसिड। आई होप कि आपको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अच्छा, आपके हैवी से क्वेश्चन में मतलब IS 16 का जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इंशाल्लाह 17-18 मार्क्स का,
तो उसमें से कोई एक और ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ एसिड से रेलिवेंट हो सकती है। अगर आप उस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन हैंडल करना ना आए तो आपके वो सारे मार्क्स स्किप हो जाते हैं। तो आप लोग लाजिम बात है सही वैल्यू से नहीं बताने वाले। वैल्यू में कहीं भी मिस्टेक हो गई तो लाजिम बात है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपका गलत होने वाला है, आपकी बैलेंस शीट भी गलत जाने वाली है। तो इसके मतलब आपको दूर रस असरात नजर आते हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे थोड़ा सा फोकस करें तो आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब अगर आप लोग आए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और अभी के लिए अगर मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, मतलब जितना हमारा वो प्रीवियस नॉलेज था उसी को ही बेस बनाकर चलें, तो आप मुझे सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 में कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड बताएं। कॉस्ट ऑफ पूरी जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी, आप लोगों ने जो एसिड हम एक्वायर करने जा रहे हैं, आप मुझे ये बताएं मैं उस एसिड को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पर करूं। 2 मिनट है आपके पास जी, सिचुएशन 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए। हाँ जी, देखें जरा, अगर हम लोग जितना हमारे पास अभी के लिए नॉलेज था एक्सचेंज ऑफ एसिड से रेलिवेंट, अगर हम उसको यूज करें, फर्स्ट सिचुएशन में चलें, तो वो आपसे कह रहा है कि भाई मैंने कैश को रिसीव किया 1.1 मिलियन। अब ये पे नहीं किया, पे किया होता तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता उसने, ये उसने रिसीव किया 1.1 मिलियन। साथ में कहता है जो एसिड मैं दे रहा हूं गिवन अप, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10.3 मिलियन, कहते हैं बुक वैल्यू है 6.4 मिलियन। अब यहां पर देखो उसने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं बताई, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर हमें जरूरत हो तो हम लोग फाइंड करेंगे, और वो कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो जब जरूरत होगी तब फाइंड कर लेंगे उसको। फिर देखो कहते हैं ये जो एसिड मैं दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू क्या है 8.5, और जो मैं एसिड लेने जा रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, मतलब एसिड गिवन अप एंड एसिड रिसीव दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू। जब ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं तो हम लोग कैश को भी अकाउंट फॉर करते हैं, कैश रिसीव किया है तो लेस कर देंगे और वैल्यू बनेगी 8.5 माइनस 1.1 इज इक्वल टू, क्या आप सबने यही वैल्यू बताई थी, चले गुड शाबाश बड़ा जबरदस्त। नेक्स्ट देखो सेकंड सिचुएशन, क्लियर है ये बात, सेकंड सिचुएशन सेम, कहते हैं मैंने कैश पे किया सेकंड के लिए 2.1 मिलियन का, जो एसिड दे रहे हैं उसकी कॉस्ट है 12.4 मिलियन, लेकिन अब उसकी बुक वैल्यू है 7.3, इन दोनों का डिफरेंस उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, और जो न्यू एसिड आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, अभी भी प्रेफरेंस देंगे ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू 6.6, लेकिन कैश पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे 6.6 प्लस एंड द आंसर इज 8.7। ये बात क्लियर, आप सबने यही पुट किया, गुड शाबाश। द नेक्स्ट वन कहते भाई कैश की तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ना पे किया ना ही रिसीव किया, ये आपके पास कॉस्ट आ गई, बुक वैल्यू आ गई, दोनों की फेयर वैल्यूज आ गई। अब दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है, किसको प्रेफर करेंगे, ओल्ड एसिड की, तो रिकॉर्ड कर देंगे इसको, बस सिंपली 4.6 पे जाके रिकॉर्ड कर देंगे। किसी को कोई डाउट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में जो कि आया था 2018 में 6 मार्क्स का, और सिर्फ यही बताना था कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसिड इन ईच ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो न्यू एसिड की कॉस्ट को डिटरमिन करना था, और यहां पर बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे आपने किया, और मार्क्स मिले 0, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसिड ही गलत थी। क्यों, क्योंकि अब ये ट्विस्ट आया था क्वेश्चन में कि उसने थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स आपको बता दिए थे, और ये पॉइंट्स एक्सचेंज ऑफ एसिड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगर ये एडिशनल पॉइंट ना होते तो बेसिकली आप लोगों ने भी तो स्किप ही किए थे,
तभी तो आप लोगों ने मुझे ये वाली कॉस्ट ऑफ एसिड बताई है। अगर हम इनको स्किप कर दें तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है और आपको 6 मार्क्स भी मिल जाएंगे, फिर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपके पास है एडिशनल पॉइंट्स तो आपको और ज्यादा केयर की जरूरत थी। क्या क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में? कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? फेयर वैल्यू ऑफ एसिड रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। और थर्ड में क्या कह रहे हैं आपके पास? फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसिड इज रिलायबली मेजरेबल। ऑलराइट, अब आप यहां पे कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या बात हुई? ऊपर कह रहा है और रिलायबली मेजरेबल, दूसरे में कह रहा है क्लियरली मोर एविडेंट, और तीसरे में कह रहा है नॉट रिलायबली मेजरेबल। ऑलराइट, तो अब इसके मीनिंग क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के इस फ्लो चार्ट पर। यहां से टोटल एक्सचेंज ऑफ एसिड आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे पहली चीज कि एक्सचेंज ऑफ एसिड जब भी हो रहे हो, आपने सबसे पहली चीज जो नोट करनी है वो ये देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, कि क्या ऐसी चीज है जिसको हम लोग मार्केट में सेल और परचेज कर सकें, जिसकी एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकें? क्या ऐसी कोई चीज है? तो आपने देखना है कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। तो जब भी वैसे एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात करेगा ना आपके क्वेश्चन में, इट मींस दैट कि उसमें कमर्शियल सब्सटेंस पाया जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने क्या एज्यूम करना है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। इन केस कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब मार्केट में ऐसा उसकी कोई वर्थ वगैरह नहीं है, उसको फाइंड करना मुश्किल है, नॉट वाली साइड पर आ जाएं, तो जाकर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश। ये वो सिचुएशन है कि अगर मार्केट में कमर्शियल सब्सटेंस ना हुआ, मतलब दोनों की फेयर मार्केट वैल्यूज गिवन नहीं है, मार्केट में दोनों की कोई वर्थ नहीं है, दोनों एसेट्स की, दोनों की फेयर मार्केट वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था? WDV ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस। तो यहां पर भी तो वही लिखा हुआ है, आपको ये फर्स्ट बॉक्स समझ आ गया होगा, क्लियर? लेकिन अगर उनकी कमर्शियल सब्सटेंस हो, मतलब किसी ना किसी एसिड की आप लोगों को फेयर वैल्यू मिल रही हो, तो आपने जाकर चेक करना है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड, जो न्यू एसिड आ रहा है, इज मोर क्लियरली एविडेंट। मतलब एक एसिड है आपके पास, ये पुराना एसिड है, मार्केट में थोड़ा बहुत चल रहा है, नहीं भी चल रहा, मतलब जरा आउटडेटेड होता जा रहा है, आपको इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा या जो न्यू एसिड लेने जा रहे हो उसकी फेयर वैल्यू, जो बिल्कुल अप टू डेट एसिड है, उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर ज्यादा क्लियरली एविडेंट होंगे? नए वाले। तो कहता है अगर आपको ये लगे कि जो न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है वो मोर क्लियरली एविडेंट है, यस वाली साइड पर आ जाओ, कि अगर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है, अब बाकी छोड़ो उसने क्या करना है, आप मुझे बताओ, आपका पुराना एसिड है, आउटडेटेड एसिड है, मार्केट में अगर सेल करने जाओ तो शायद सेल हो जाए, तो जब शायद सेल हो गया तो मे भी कुछ ना कुछ वैल्यू भी दे जाए, और दूसरा आपके पास बिल्कुल न्यू अप टू डेटेड जदीद टेक्नोलॉजी के साथ नया एसिड आने वाला है और उसकी मार्केट में वर्थ भी मौजूद है, आप क्या चाहोगे आपका न्यू एसिड कौन सी वैल्यू पे जाए? अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर, ऐसे ही है ना? तो वो यही कह रहा है कि अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड मोर क्लियरली एविडेंट मिल जाए तो आपने इसको रिकॉर्ड करना है
asset acquired will be recorded at fair value of न्यू एसेट एक्वायर्ड। तो देखो अब इसके साथ प्लस माइनस कैश नहीं आता, जब उसको रिकॉर्ड किया जा रहा हो उसकी अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर, तो कैश की ट्रांजैक्शन साथ में अकाउंट फॉर नहीं होती। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई न्यू एसिड की फेयर वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन मोर क्लियरली एविडेंट नहीं है। भाई ये तो जरूरी नहीं है कि जो न्यू एसिड परचेज करने जाऊं वो वाकई ब्रांडेड न्यू हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। न्यू एसिड मींस भाई मेरे लिए नया होगा, लेकिन वैसे सेकंड हैंड होगा, यूज में होगा। अब उसकी फेयर वैल्यू पे ज्यादा भरोसा करोगे या न्यू वाले की फेयर वैल्यू पे ज्यादा भरोसा करोगे? न्यू वाले पे। तो इसीलिए अगर वो न्यू वाला हो तो हम लोग उसी की फेयर वैल्यू पे चले जाते हैं। लेकिन अगर ये मोर क्लियरली एविडेंट नहीं है, मतलब जैसा मेरा एसिड है 2-3 साल पुराना, दूसरा एसिड भी इसी तरह से 2-3 साल पुराना ही है, दोनों की फेयर वैल्यू, मतलब न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा कोई भरोसा नहीं शो कर पा रहे, नो की तरफ आ गए, तो वो हमसे पूछता है कि भाई बताओ क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप जो है आपका, क्या उसकी फेयर वैल्यू को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो? कि अगर मार्केट में जाओ तो क्या आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के ऊपर आप उसको सेल कर सकते हो? हमने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू मौजूद है। कहते हैं अगर आप लोगों को ओल्ड एसिड की मार्केट वैल्यू मिल रही हो तो हम क्या करते थे? तो ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। तो कहता है एसिड एक्वायर्ड को रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप प्लस माइनस कैश। और अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप पता ना हो तो न्यू एसिड तो है ही नहीं ना, तो फिर WDV ऑफ ओल्ड एसिड की तरफ आ जाओ। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसमें बस दो चीजें सीखने वाली थी। भाई वैसे प्रेफरेंस किसको देनी है? ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू को प्रेफरेंस। देखो फेयर वैल्यू नहीं है तब तो एक ही रूल है, WDV ऑफ ओल्ड एसिड, क्लियर, प्लस माइनस कैश। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसिड्स आर गिवन, तो वैसे प्रेफरेंस बाय रूल किसको देनी है? ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू। लेकिन जहां पर अब एक लम्हे के लिए सोचना कि अगर दोनों एसिड की फेयर वैल्यू हो, लेकिन आपको बस ये बता दें कि भाई न्यू एसिड की फेयर वैल्यू इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो फिर प्रेफरेंस चेंज कर देना, फिर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू पे चले जाना, क्लियर। लेकिन अगर वो मोर क्लियरली एविडेंट की बात ना करे, वो आपसे कहे कि भाई फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो फिर ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू पे रहना। बात समझ आई है? क्लियर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा देखो और मुझे बताओ क्या कॉस्ट ऑफ एसिड में कोई चेंज आ रहा है? आ रहा है। तो अब दोबारा सिचुएशन 1, 2 एंड 3 में कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड की वैल्यू क्या बनेगी? फिर से देखो इसको। अब पॉइंट 1, 2, 3 को जरूर अकाउंट फॉर कीजिएगा। अब सिचुएशन 1 एज इट इज चीजों का तो पता है, लेकिन साथ में क्या कहता है, दोनों की फेयर वैल्यूज भी गिवन है। तो हम उसके पास गए कि भाई हमें फेयर वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा और बताओ। तो उसने क्या बताया, कहता है जो मेरे पास बोथ एसिड्स आर रिलायबली मेजरेबल, देखो मोर क्लियरली एविडेंट नहीं है, रिलायबली मेजरेबल, तो प्रेफरेंस दी जाती है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड। हमने भी उसी को ही प्रेफरेंस दी थी, तो हमारी ये वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। क्या आपने भी यही लिखा था? चेंज तो नहीं किया? चलिए गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। फिर क्या कहता है, कहता है न्यू एसिड की जो फेयर वैल्यू है इज क्लियरली मोर एविडेंट, तो हम लोग प्रेफरेंस देंगे फेयर वैल्यू ऑफ, तो ये न्यू एसिड रिकॉर्ड होगा एट 9 मिलियन, ना के 8.7। 8.7 पे नहीं जाए। अब ये अगर हमने 8.7 पे किया हुआ था तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्लियर। फिर थर्ड में क्या कहता है, नाइदर एसिड इज रिलायबली मेजरेबल, तो क्या रूल होता है, अब फेयर वैल्यू को हम लोग अकाउंट फॉर नहीं करेंगे
अगर दोनों एसिड की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो किस पर रिकॉर्ड होगा? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस माइनस कैश, और कैश तो था नहीं, तो इसने जाके रिकॉर्ड होना है 3.4। फेयर वैल्यूज हैं लेकिन रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, इसलिए हम उनको प्रेफरेंस नहीं देंगे, दोनों को ही प्रेफरेंस नहीं देंगे। बात क्लियर? अब देखिए हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तो हमारा सोल्यूशन कुछ और बनता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो सोल्यूशन कुछ और आ रहा है। यही वजह होती है कि आपको एक्सचेंज ऑफ एसिड पहले वाला पार्ट तो पढ़ा दिया जाता है, सेकंड पार्ट अक्सर स्किप कर दिया जाता है, और ये सेकंड पार्ट एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है एक छोटी सी लाइन लिखता है फेयर वैल्यू के बारे में कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो हम लोग चले जाते हैं न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर। ऑलराइट, जबकि अगर ये पता ना हो तो हम ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू उठा रहे थे। इसी तरह से हमें कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसिड्स इज नॉट क्लियरली रिलायबली मेजरेबल, तो हम तो चले गए थे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड पे, हालांकि जब उसने कह दिया था नाइदर एसिड इज रिलायबली मेजरेबल, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जाना चाहिए था WDV ऑफ द एसिड। बात क्लियर हो गई? पर अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ मेरे ख्याल से सिचुएशन 1 ही थी जिसके 2 मार्क्स आ सकते थे, बाकी दोनों तो गलत कर चुके थे आप। डन। अच्छा, क्या उसने आपसे न्यू एसिड की कॉस्ट पूछी है? उसने क्या पूछा आप लोगों से? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन ईच ऑफ द अबाउट सिचुएशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करें, जल्दी से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करें और मुझे बताएं पहले, सबसे पहले सिचुएशन 1, सिर्फ सिचुएशन 1 के लिए जर्नल एंट्री बनाएं। आपने अपनी तरफ से जर्नल एंट्री कंप्लीट कर ली। ओके, अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा कि जर्नल एंट्री किस तरह से बनानी है। क्या एसिड का नेम उसने बताया कहीं? बस फिक्स एसिड ही यूज कर रहे हैं, चले फिर हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए, हमें ये पता है कि एसिड अकाउंट डेबिट होगा, बात सुने, एसिड अकाउंट डेबिट होगा। अब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि एसिड अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू से होगा, तो ये तो जाके लिख देना 7.4। कोई डाउट? फिर हमने कैश रिसीव किया तो कैश को डेबिट कर देंगे बाय ₹1.1। अब बात आती है, जरा रुकना, जरा बात सुन। क्या उसने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बताई? तो मतलब वो और बुक वैल्यू बता दी। इट मींस दैट वो अपना एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नहीं बना रहा, और वो अलग से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी नहीं बना रहा, इसीलिए उसके यहाँ कोई क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं। अब यहां पर आप ऐसा कर सकते थे कि आप अपने ओल्ड एसिड को लेकर जाओ उसकी बुक वैल्यू के ऊपर। अब इसकी बुक वैल्यू क्या है? आप डायरेक्ट 6.4 लिख दो, आप इसकी कॉस्ट ना लिखो। कॉस्ट लिखते हो तो आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है। आप एसिड अकाउंट को उसकी WDV पर मेंटेन कर लो। जब WDV पे मेंटेन करते हो तो डिस्पोजल के टाइम पर एसिड की WDV ही जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बता रहा था, तो मुझे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हर हाल में लिखनी थी, तो एसिड अकाउंट क्रेडिट किया था मैंने उसकी कॉस्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या कहीं पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बताई? तो भाई मैं भी नहीं लिखता जब उसने बताई ही नहीं है। लेकिन क्या डिस्पोजल के टाइम पर उसने उसकी बुक वैल्यू बताई? तो मुझे भी तो यही चाहिए थी, मैं जाके वही डिस्पोजल के टाइम पर उसकी बुक वैल्यू लिख देता हूँ। अब देखें यहां पर आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, कौन कौन सी साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और वैल्यू आएगी आपके पास। ये आ रहा है 8.5, 6.4 इज इक्वल टू 2.1। ये गेन ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 2.1। ये बात समझ आई? आप इस तरह से भी कर सकते थे, और अगर आप लोग चाहो तो इसको इसकी कॉस्ट पे आने दो, क्योंकि कॉस्ट भी तो गिवन है, 10.3 लिख लो।
फिर आपको यहाँ पे कैमुलेटेड एप्रिसिएशन लिखनी पड़ेगी, और वो कैमुलेटेड एप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? कॉस्ट और WDV का डिफरेंस, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास 3.9, यहाँ पे 3.9 लिख लो, तब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 2.1 मिलियन एज अ गेन। बात समझ आई है आप लोगों को? दोनों मेथड से कर सकते हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे तो फाइंड करनी पड़ेगी आपको, और वो कैसे फाइंड करोगे? कॉस्ट और WDV का डिफरेंस। और अगर नहीं बताई उसने तो आप भी ना लिखो, आप एसिड की WDV जाके रिकॉर्ड करो। बात क्लियर हो गई? अब आ जाए सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन सॉल्व करें जल्दी से। अब सेकंड वाली सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से आपके पास आएगी। देखिए ये जस्ट वैल्यू जरा चेंज होंगी। एसिड अकाउंट, देखिए एसिड अकाउंट की कॉस्ट गिवन जो डिस्पोज कर रही हो कितनी, तो यहाँ पे 12.4। अच्छा, अब इसकी WDV गिवन है 7.3, तो इन दोनों का डिफरेंस ये आपके पास बनेगी इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन विच इज 5.1। क्लियर है ये बात? और आपने कैश, तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, वो कैश आ जाएगा, कैश पे किया कितना, तो 2.1 इधर, और आपने जो एसिड लिया उसकी वैल्यू 9.0 या 9। ओके हो गई ये बात? 5.1। अच्छा, अब यहां पर देखें 14.1, यहां पर देखें तो 14.5, तो यहां पर आएगा 0.4 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लॉस के तौर पे चला जाए। राइट? थर्ड सिचुएशन, हाँ जी थर्ड सिचुएशन जी, नरेशन ऐसी सिचुएशन में आपने लिख देनी है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। सिंपल डिस्पोजल हो रहा हो तो लिख दिया करें डिस्पोजल ऑफ एसेट, एडिशन हो रही हो तो परचेज ऑफ एसेट, ये उसकी नरेशन। खुद को बिल्कुल सादगी में रखो, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है खुद को। जी थर्ड सिचुएशन जल्दी से देखें, प्रॉफिट है या लॉस है? कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यू एसिड ओल्ड एसिड की WDV पे जा रहा है। शाबाश, गुड हो गया। तो आपका एसिड अकाउंट डेबिट होगा बाय ₹3.4, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा बाय ₹14.5 माइनस 3.4 इज इक्वल टू 11.1। और आप लोगों को कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई यहां पर, तो एसिड अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है बाय द कॉस्ट ऑफ एसिड विच इज, और कोई इसी किस्म की कोई बैलेंसिंग वैल्यू नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एनी क्वेश्चन? आई होप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए। इसी के साथ ही आप लोगों का जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ ऐसे ही एग्जांपल गिवन है, ऑलराइट। उसमें से अगर आप लोग देखें तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सॉल्व कर चुके हैं। ये तो एडिशनल पार्ट है, 4 बताएं, और बताना क्या है हम लोगों ने इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन। फोर्थ के लिए देखें, कहते हैं एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है अपने पास कॉस्ट ऑफ एसिड रिसीव्ड एट रिकॉग्निशन फॉर ईच ऑफ द अबाउ ट्रांजैक्शन। कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, जो कैश फ्लोज हैं फ्यूचर के, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज
नहीं आने वाला हमारे पास। मतलब जो बेनिफिट्स मुझे पुराना एसिड दे रहा था वही बेनिफिट्स ही मुझे न्यू एसिड ने देने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम जाकर इसको रिकॉर्ड कर देंगे एट बुक वैल्यू WDV ऑफ ओल्ड एसिड। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? चलिए, गुड। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के एंड होने के बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सबको याद है ना? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि भाई बेसिकली आप लोगों ने अपने एसिड को रिकॉग्नाइज करना होता है व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। वहां तक के आने वाले तमाम तर एक्सपेंसेस ने कैपिटलाइज होना होता है। कैपिटलाइज मींस के कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। और इसके बाद अब आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है, और सब्सिक्वेंट मतलब आफ्टर रिकॉग्निशन, इससे पहले तो आपने एसिड को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था ना। जब तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता आपका नॉन करंट एसिड रिकॉग्नाइज नहीं होता, और उससे पहले वो रहता है आपके वर्क इन प्रोसेस में, और वर्क इन प्रोसेस डेप्रिशिएट भी नहीं होता। गॉट इट? मतलब एक बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका एसिड तो है क्योंकि आप उसके ऊपर लेबर भी लगा रहे हो, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लगा रहे हो, आप एफर्ट्स भी पुट कर रहे हो। तो जैसे ही आप अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज करते हैं, लेबर्स को पे करते हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनता जाता है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होता है एज वर्क इन प्रोसेस। जिस वर्क इन प्रोसेस मींस आपके एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनता जा रहा है। अब जिस दिन वो आपका एसिड कंप्लीट हो जाता है, आप उसको वर्क इन प्रोसेस से निकालते हो और अपना एसिड रिकॉग्नाइज कर देते हो। अब जिस दिन एसिड रिकॉग्नाइज किया मतलब जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और एसिड बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज है, उस दिन आपने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। फिर आप देखोगे इन टोटल वर्क इन प्रोसेस में वैल्यू कितनी गई थी, वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसिड बन जाएगी। लेकिन सब्सीक्वेंट ईयर्स के अंदर, बाद में आने वाले ईयर्स के अंदर, आप उसके ऊपर किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो वो जो सब्सीक्वेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं और वो कैपिटल नेचर के भी होते हैं। तो देखा जाता है कि इन एक्सपेंसेस का हमें आगे क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये एक्सपेंसेस हैं डे टू डे रूटीन से मुताबिक, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गाड़ी के लिए कोई फ्यूल वगैरह हम लोगों ने डलवा लिया, गाड़ी की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा ली, इसी तरह बिल्डिंग की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गई, उसकी रीपेंटिंग हो गई, 3-4 साल के बाद आप उसको रीपेंट करवाते हो, इस किस्म के कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाके चार्ज कर दोगे। लेकिन अगर आप किसी किस्म का कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिससे आपके एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, अब इंप्रूवमेंट्स को डिफाइन किया गया कि इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है। इंप्रूवमेंट से मुराद होता है कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया कि आपको लगा कि वैसे इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल थी, लेकिन आज अगर मैं इसके ऊपर ये थोड़ा बहुत एक्सपेंस कर दूं तो इसकी लाइफ 3 साल से इंक्रीज होकर 5 साल हो जाएगी, मतलब लाइफ में इंक्रीज आ जाए। या आपको पता है आपका एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसमें ना एक छोटी मोटर लगी हुई थी, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रही थी पर डे 1000 यूनिट की हो रही थी, आपने क्या किया कि उस मोटर को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे एक हैवी मोटर लगा दी। हैवी मोटर के लगाने से पर डे प्रोडक्शन 1200 यूनिट्स हो गई। अब जो वो मोटर आप लोगों ने रिप्लेस की है वो आप लोगों ने कैपिटलाइज करनी है उसकी कॉस्ट, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं एसिड के ऊपर। अब ये एक्सपेंस आउट नहीं होगी, लेकिन न्यू मोटर एडिशन के तौर पे कैपिटलाइज होगी, लेकिन जो पुरानी मोटर डिस्पोज कर रहे हो उसको डी रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर उस टाइम पर कैपिटलाइज होंगे जब वो आपके एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स लेकर आए, उनकी यूजफुल लाइफ में इंक्रीज करें या उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में किसी किस्म का इंक्रीज आ जाए। अगर आपको ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही तो आपने हमेशा उनको एक्सपेंस आउट करना है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं, चाहे वो बिफोर रिकॉग्निशन हो चाहे वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के तौर पर आए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे।
एनी क्वेश्चन? बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये डेप्रिसिएशन वगैरह, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में और अच्छे खासे लेक्चर इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाया। हमने डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह को अच्छे तरीके से समझ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आ गए थे डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। तो यहाँ पर हमें बताया गया था कि डेप्रिसिएशन आप लोगों का एक एक्सपेंस है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में, और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब वैसे अगर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस हो, कैश एक्सपेंस, तो आप लोग एक्सपेंस को डेबिट और कैश या बैंक को क्रेडिट करते हो। लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए आप किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं कर रहे, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो क्रेडिट कैश तो नहीं होने वाला। तो क्रेडिट कौन होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि बाद में जाकर आपकी एसिड्स की कॉस्ट में से लेस हो जाता है और उसको कॉस्ट से WDV पर लेकर आएगा, और वो WDV आपकी बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसिड के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या पॉइंट पिक किया आप लोगों ने? कोई डाउट? अच्छा, ये जस्ट रिवीजन चल रही है हमारे पुराने लेक्चर्स की, जो हम अब तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। उसके बाद साथ में पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पीरियड से मुराद है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को स्टार्ट कब करना है, हम लोगों ने अपनी डेप्रिसिएशन को एंड कब करना है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा स्टार्ट होती है व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप एक्चुअली उसको कब यूज कर रहे हैं या आपने उसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की, इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात का से ताल्लुक है कि एसिड अवेलेबल फॉर यूज किस दिन हुआ। जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो गया, उस दिन उसकी रिकॉग्निशन भी हो जानी है, एसिड के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसी दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। फिर बात आती है कि डेप्रिसिएशन कब एंड करनी है। तो इसके लिए हमें कहा गया है कि भाई आपने दो चीजें देखनी है, एक तो है उसकी यूजफुल लाइफ और दूसरा है उसकी डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन आपके पास आएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। एट द टाइम ऑफ, अगर एसिड की यूजफुल लाइफ अभी बाकी है और आपने उसको डिस्पोज कर दिया बिफोर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो आप उसको डेप्रिशिएट करोगे टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। बात समझ आई? तो आप उसको डेप्रिशिएट करोगे टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। एसिड की यूजफुल लाइफ थी 5 साल, आपने उसको डिस्पोज कर दिया 3rd ईयर में, तो आप 4th और 5th ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करोगे, आप टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल उसको डेप्रिशिएट करोगे। एसिड की यूजफुल लाइफ है 5 साल, आपने उसको डिस्पोज किया 8th ईयर में जाकर, तो अब ऐसा नहीं है कि आप 8th ईयर तक टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल उसको डेप्रिशिएट करेंगे, नहीं, फिर आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे टिल द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। गॉट इट? और उसके बाद आपका एसिड फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, ये मजीद डेप्रिशिएट नहीं होगा, चाहे वो 6th ईयर यूज होता रहा, 7th ईयर यूज होता रहा, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि वो अपनी लाइफ एंड कर चुका है, वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। और फुली डेप्रिशिएटेड एसिड के ऊपर मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो आपने दो पॉइंट्स देखने होते हैं, एक तो उस एसिड की यूजफुल लाइफ कब एंड हो रही है, दूसरा हम उस एसिड को डिस्पोज कब कर रहे हैं, विच एवर कम्स फर्स्ट, वहां तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डिस्पोजल पहले हो रहा है तो डिस्पोजल तक, यूजफुल लाइफ पहले एंड हो रही है तो यूजफुल लाइफ। एनी क्वेश्चन? बातें क्लियर जी? नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे पास चेंज आ रहा था कि वैसे तो आप लोगों ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह के अंदर कंसिस्टेंसी रखनी होती है कि जो पॉलिसी आप स्टार्ट में डिफाइन कर दें आपने उसी पॉलिसी के मुताबिक चलना है, लेकिन हालात बदल जाते हैं, कुछ आपकी एस्टिमेशंस होती हैं, एस्टिमेशन चेंज हो जाती हैं। उन एस्टिमेशंस में एक एस्टिमेशन है यूजफुल लाइफ जो आपने एस्टिमेट की थी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड जब आपने एसिड को एक्वायर किया, दूसरा उसकी रेजर्वोयर वैल्यू को भी आपने एस्टिमेट किया, तीसरा आपने ये भी एस्टिमेट किया था कि इससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या किस टाइप के मिलने वाले हैं, और उनको बेस बनाकर आपने डेप्रिसिएशन मेथड भी डिसाइड कर लिया। जैसे ही 2-3 साल गुजरे, आप अपनी यूजफुल लाइफ को, अपने एसिड्स की यूजफुल लाइफ को रिवाइज करोगे,
आप अपने एसिड्स की रेजिडुअल वैल्यू को भी जाकर रिवाइज करोगे। मतलब अब मार्केट में देखो कि क्या वही अभी भी रेजिडुअल वैल्यू चल रही है जो मैंने एस्टिमेट की थी, या उसमें किसी किस्म का चेंज आ गया। अगर आपको कोई सब्सटेंशियल चेंज नजर आए, मतलब माइनर सा नहीं, एक अच्छी खासी अमाउंट का आपको चेंज नजर आए, तो आप लोगों ने अपनी रेजिडुअल वैल्यू को चेंज कर देना है। आपने अपने एसिड की यूजफुल लाइफ को डिटरमिन करना है। वंस अगेन आपने देखना है कि मैंने 5 साल डिटरमिन किए थे, 2 साल गुजर गए, बाकी कितने बच गए। एसिड की हालत को देखो और देखो क्या वाकई ये 3 साल चलेगा। अब अगर उसकी हालत ठीक नहीं है, आपको पता है कि ये बस 2 साल और चलेगा, या उसकी हालत बहुत अच्छी है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज किया, आपको पता है ये मजीद 5 साल चल जाएगा, कहते हैं यूजफुल लाइफ को भी चेंज कर, फिर मजीद 3 साल के लिए ना डेप्रिशिएट करो, फिर रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ लेकर आओ। फिर आपको पता चला कि भाई मैंने अज्यूम किया था कि इसके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं वो कांस्टेंट होंगे, तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड डिफाइन कर लिया था डेप्रिसिएशन का। लेकिन बाद में पता चला इससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है, रिड्यूस, या फिर वाइस वर्सा। तो अब हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर दो। कहते हैं चाहे आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करें, चाहे आप यूजफुल लाइफ के एस्टिमेट को चेंज करें, चाहे आप रिवाइज वैल्यू के एस्टिमेट को चेंज करें, सबसे पहला रूल, डेट ऑफ चेंज पर एसिड की WDV उसकी कॉस्ट बन जाती है। डेट ऑफ चेंज पर एसिड्स की WDV आपने ये देखना है, जिस दिन मैं एस्टिमेट में चेंज लेकर आ रहा हूं, या जिस दिन मैं अपने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर रहा हूं, उस दिन मेरी बुक्स में एसिड की वैल्यू क्या है, WDV ऑफ एसिड डिटरमिन करो। वही WDV ऑफ एसिड आप उसको ऐसे अज्यूम करो जैसे कॉस्ट ऑफ एसिड है। मींस दैट फ्यूचर पीरियड के लिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए, उस WDV ऑफ एसिड ने डेप्रिशिएट होना है। गॉट इट? पॉइंट क्लियर? चलें, गुड। ये टॉपिक हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर चुके थे। फिर बात आई डी रिकॉग्निशन के हवाले से, तो डिस्पोजल के ऊपर हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम लगाया, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे खासे कर लिए थे। तो आई होप कि ये डी रिकॉग्निशन ऑन डिस्पोजल या फिर व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज और डिस्पोजल, मींस दैट आप ये देखो ना कि एसिड्स की जब डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। क्या आपको ये स्टेटमेंट याद है? और कोई ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहे, तो क्या वो आपका एसिड है? तो जब नहीं है तो डी रिकॉग्नाइज करो उसको। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो घर में यूज नहीं हो रही, तो उठा के स्टोर रूम में फेंक दी, लेकिन डिस्पोज भी नहीं की। क्यों नहीं की? मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, इसलिए डिस्पोज भी नहीं की हम लोगों ने, उठा के स्टोर रूम में हमें फेंक दी। क्लियर? अब वो आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी नहीं दे रही, तो ऐसी चीज को अपने एसिड्स की लिस्ट में से आप लोगों ने डी रिकॉग्नाइज कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग देखें, इसके हवाले से बाकी सारे ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज वगैरह ये देख ली, एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज वगैरह हम लोगों ने देख ली थी, कंबाइंड जर्नल एंट्री भी हमारी कवर हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 कहाँ तक कर चुके हैं। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 21, अगर आपको याद हो, ये तीनों एसिड्स अकाउंट बनाना सीखा था हम लोगों ने। और अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होना है वो है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। आफ्टर रिकॉग्निशन मींस सबसे पहली मेजरमेंट पढ़ी थी हम लोगों ने एट रिकॉग्निशन, और वो हमेशा होती है कॉस्ट ऑफ एसिड। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन तो वो हमेशा होगी कि एसिड इज मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। लेकिन जब बात करते हैं ना आफ्टर रिकॉग्निशन, मतलब पहला साल गुजर गया, मैं 1 साल तक कॉस्ट पे रहने दो उसको, सेकेंड ईयर से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, वो आपकी पॉलिसी आप पे डिपेंड करता है कि अब आपके पास दो मेथड्स आ जाते हैं कि आपने जो इसकी वैसे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कह दें, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो आपके पास दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल है कॉस्ट मॉडल,
एक मॉडल है कॉस्ट मॉडल, ये वो मॉडल है जिसको आज तक आप फॉलो करते रहे हैं। मतलब एसिड को अपनी कॉस्ट पे ही रहने दो, हर साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो और उसको एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट बना दो, एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर कॉस्ट ऑफ एसिड में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दो और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस लेस कर दो, जो कि हम पढ़ेंगे IAS 36 में। तो अभी के लिए आपने इसको इग्नोर करना है कि इंपेयरमेंट लॉस क्या है, हम इधर इसकी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम IAS 16 के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी के लिए आपने ये समझ लेना है कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा अपनी WDV के ऊपर। तो आज तक आप लोग यही कुछ करते रहे हैं। तो आज तक जितनी भी आपने अकाउंटिंग की है रिलेटिंग टू PPE, आपने कॉस्ट मॉडल ही फॉलो किया है। गॉट इट। और दूसरा मॉडल हमारे पास आ जाता है रीवैल्यूएशन मॉडल, और ये है FAR 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमारे मतलब कुछ लेक्चर्स लग जाने हैं, जिसको सीखने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और इस रिवैल्यूएशन मॉडल को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल द डे, बल्कि टुमारो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।